ऐसे 3-4-5 फैक्टर्स हैं कश्मीर की समस्या के। छोड़ के पीओके वाला मोदी जी ने सारा का सारा सॉर्ट आउट कर दिया। कहता हूँ बिलावल हो या कोई भी हमारा फॉरेन मिनिस्टर हो, कश्मीर का मसला या तो ये कर सकते हो ना। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि या तो आप ले सकते थे तो फिर आप ले लेते, आज से 50 साल पहले ले लेते। जब आप ये नहीं कर सकते और उसके ऊपर अपनी एनर्जीज को जाया कर रहे हैं, वो जर्मनी में खड़े होके हो या अमेरिका में खड़े होके हो। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया पाकिस्तान न्यूज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। रिसेंटली गुजरात में हो रही एक रैली में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो दूसरी रियासतों के अलग होने के मुद्दे को बड़ी चतुराई से सुलझाया था, पर एक व्यक्ति कश्मीर के मुद्दे को नहीं सुलझा सका। उसी तरह मैं भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पच्चीनों पर चल रहा हूँ। मेरे पास सरदार की भूमि के सिद्धांत है और यही कारण है कि मैंने कश्मीर की समस्या का समाधान किया है और सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करी है। इस पर पाकिस्तान ने जवाब देते हुए कहा है कि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इस स्टेटमेंट को, जो इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है, उसे रिजेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। मैं आपको बताता हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी ने बात करी है। जी जी, देखिए, पाकिस्तान के हिसाब से कश्मीर का मसले का हल कुछ और है जब पाकिस्तान ये मानेगा कि कश्मीर का मसला हल हो चुका है, और हिंदुस्तान के हिसाब से कश्मीर का मसले का हल कुछ और है जब हिंदुस्तान ये माने कि कश्मीर का मसला हल हो चुका है। अगर हम दोनों एक ही चीज मानते तो फिर यह मसला 75 साल पहले हल हो चुका होता है। दोनों मुल्क अलग मानते हैं ना, और वो ठीक है कि ये सब तो कहने वाली बातें हैं। लेट्स आज थोड़ा सा जो है हकीकी चीजें, हकीकत वाली बात है, वो कह देनी चाहिए फकर साहब। पाकिस्तान का अक्सर ये कहना है, पाकिस्तान का मौजू है कि जो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस हैं वो होने चाहिए। जी बिल्कुल। ये स्क्रीन सेवर है, असली सॉफ्टवेयर कुछ और है। असली सॉफ्टवेयर ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान बन जाए, साफ सीधी बात है। और भारत चाहता है कि पूरा पूरा कश्मीर जो है, जो पीओके है, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, जी वो भारत में हो जाए। कहानी खत्म हो गई। दैट एक हम पहले इस चीज को मान लेते हैं, ठीक है। वो यूएन रेजोल्यूशंस में ये बोला, ये सब ऊपर वो अटपटी चीजें हैं जो 75 साल से रेजोल्यूशन नहीं हो पाए, वो तो क्या होंगे। मोदी जी का ये मतलब है कहने का कि कश्मीर का मसला हमारे लिए था क्या। कश्मीर के मसले के 2-3 फेसेट्स हैं इंडिया के लिए। पहला फेसेट टेररिज्म का है जी। दूसरा फेसेट, या आप पहला ले लीजिए, टेरिटरी का है जो पाकिस्तान के पास है। दूसरा फेसेट टेररिज्म का है, और तीसरा फेसेट जो है वहां पे लैक ऑफ डेवलपमेंट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है। और चौथा फेसेट आप ये कह सकते हैं कि वहां पे जो लोग थे उनको उनके हकूक नहीं मिले। जो पहाड़ी थे, जो डोगरा थे, वहां पे दलित थे, वहां पे बौद्ध थे, वहां पे गोरखे थे, वहां पे डोगरा, कई सारी कम्युनिटीज हैं जिनको अपना हक नहीं मिला उनका। तो ऐसे 3-4-5 फैक्टर्स हैं कश्मीर की समस्या के। छोड़ के पीओके वाला मोदी जी ने सारा का सारा सॉर्ट आउट कर दिया। अब आप देखिए ना, मैं आपको चलता हूं इसमें पाकिस्तान की वो जरूरत नहीं कि पाकिस्तान की कोई दखल अंदाजी हो या पाकिस्तान की राय हो। इसमें मोदी जी ने क्या करा कि 370-35 से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनली कश्मीर को भारत का हिस्सा, जो एक मन में हर समय शक रहता था लोगों के कि नहीं हमारा स्पेशल, क्या स्पेशल स्टेटस है, किसी का कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। देखिए, और मुझे लगता है कि कश्मीर के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है, मैं आपको बताता हूं। ये कैसा स्पेशल स्टेटस है जो कश्मीरी को उसका हक नहीं दे पाया, उसके यहाँ खून खराबा हो रहा है, ठीक है, उसके बच्चे को तालीम नहीं, उसकी सड़क नहीं, उसको उसकी सेहत का ख्याल नहीं। तो ये जो 370-35 था फकर साहब, ये 2-3 फैमिलीज ने, 2-3 खानदानों ने, जैसे कि मतलब मुफ्ती खानदान है एक, अब मैं आपको बताता हूँ, या फिर अब्दुल्ला खानदान है, ये लोग बहुत पावरफुल फैमिलीज हैं कश्मीर की। ये लोग किस तरीके से पावरफुल हैं कि ये लोग सेंटर में भी कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल पे रह चुके हैं, और ये स्टेट में भी ये चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं कश्मीर के। जी जी। और आपको पता होगा महबूबा मुफ्ती के फादर जो थे, वो साहब इंडिया के होम मिनिस्टर हुआ करते थे। बिल्कुल। और महबूबा मुफ्ती, और वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रही 2 बार, या आई डोंट नो कितनी बार वो रही। जी जी। फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके वालिद साहब जो थे, वो एक जमाने में कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर होते थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे कश्मीर के, फिर वो चीफ मिनिस्टर बने। फिर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके बेटे वो बने चीफ मिनिस्टर। फिर फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे उमर अब्दुल्ला वो बने। फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली में कैबिनेट में भी थे, कैबिनेट मिनिस्टर वो बने।
तो ये सब इनका रहा है एक पूरा कंट्रोल। ये कंट्रोल कैसे रहा? अगर आपकी इजाजत हो तो 2 मिनट लेके मैं जी बताता प्लीज हूँ। सर, प्लीज प्लीज। हर समय कश्मीरी आवाम को बोलना कि तुम अलग हो, तुम स्पेशल हो, तुम्हारा भारत से कोई लेना देना नहीं है। जी आपने गिलानी का नाम सुना होगा, सैयद अली शाह गिलानी, जी बिल्कुल बिल्कुल। हुर्रियत के जो थे। जी जी तो गिलानी भारत को गाली देता था, चले गिलानी की मर्जी। गिलानी ने बोला कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, गिलानी की मर्जी, चलो। गिलानी 60,000 रुपए की पेंशन भी लेता था इंडिया से। अब ये देखिए ना, ये क्या करते हैं लोग। ये आप जाके गूगल पे चेक करिए जो मैं कह रहा हूं। जी ये सब लोग जो इंडिया के खिलाफ जिहाद कर रहे थे, इंडिया के खिलाफ जो इन्होंने साजिशें रची, इंडिया के खिलाफ काम करा, हजारों लोगों को मरवाया कश्मीर में जी अपने फायदे के लिए। इनके खुद के बेटे इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे, कश्मीर गवर्नमेंट से पैसा ले रहे थे, सैलरीज जी ले रहे थे। आपने सैयद सलाउद्दीन का नाम सुना है? सैयद जी सलाउद्दीन के 5 बेटे, जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चीफ है, हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, जी बिल्कुल। उसके उसके 5 बेटे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए काम करते थे, 4 या 5 बेटे गालिबन। राइट। ये सब पेंशन भी लेते थे, ये पैसा भी लेते थे, तनख्वाहें भी लेते थे। यार ऐसे थोड़ा ना होता है। आपको भारत से नफरत है, फिर आप दुश्मनी फिर दुश्मनी की तरह निभाइए। राइट। ठीक है ना? जी ये मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, आप पश्तून है कि दुश्मनी निभाओ तो ढंग से निभाओ, और यारी निभाओ तो ढंग से निभाओ। एग्जैक्टली। ये आधा आधा अधूरा काम मत करो। ये चोरी वाला काम मत करो कि भारत के खिलाफ भी बोलना है लेकिन भारत से हम पेंशन भी ले लेंगे। नहीं, ये सब नहीं। आप दुश्मनी करो तो इज्जत से करो, फिर पूरी करो, शराफत से दुश्मनी करो। तो ये सब चीजें थी। तो एक कौम को गुमराह करा और उनको बोला कि तुम जिहाद के रास्ते। बड़े पीसफुल लोग हैं वैसे कश्मीरी ना, ज्यादातर जो 99% तो वो अपने वो खुश रहने वाले लोग हैं। उनके दिमाग में जहर भर दिया, उनको जिहाद ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अच्छा, अभी भी आप किसी कश्मीरी से पूछिए कि अगर तुम्हें आजादी चाहिए तो क्यों चाहिए, उसके बाद होगा क्या? ही डज नॉट हैव एन आंसर। बस उसको बोल दिया कि फिट कर दिया उसके दिमाग में तुम्हें चाहिए, और वो रिपीट ऑटो मोड में प्ले करता है कि तुम्हें चाहिए। तो ये जो मोदी जी ने बात बोली थी, मोदी जी ने ये सब चीजें खत्म कर दी वहां पे, बिल्कुल खत्म कर दी वहां पे। टेररिज्म अब वहां पे जो होता है वो लोन वुल्फ अटैक हो रहे हैं कश्मीर में। कोई पुलिस वाला नमाज पढ़ने गया, उसके पीठ पे गोली मार दी, उसके बच्चे को मार दिया, किसी कश्मीरी हिंदू को मार दिया, कश्मीरी पंडितों को अकेले अकेले ऐसे अकेला देख के मार दिया। पर जब हम कहते हैं कि टेररिज्म कम हो गई, हमारा ये मतलब है हम टेरर अटैक कम हो गए नहीं है। टेररिज्म इन दी क्लासिकल सेंस, जैसे हमने अपने टाइम पे देखी थी कि एक घर में 5-5, 6-6 लोग आते थे, फिर वो आर्मी के ऊपर अटैक होता था, जैसे उड़ी में हुआ था, पुलवामा। ये सब चीजें जो है वो काफी हद तक जो है वो कम हो गई, और स्टोन पेल्टिंग ना के बराबर हो गई। तो ये सब चीजें खत्म हो गई, और टूरिज्म 2.25 करोड़ टूरिस्ट गए हैं वहां पे। बिल्कुल मेरे साहब, बिल्कुल यही बात रिपोर्ट्स वगैरह और मुख्तलिफ किस्म की न्यूज़ वेबसाइट्स पे ये खबरें आ रही होती हैं। अच्छा, महबूबा मुफ्ती साहिबा के हवाले से मैं एक खबर पढ़ रहा था कल परसों। मतलब वो पहले सीएम रह चुकी है, 1 या 2 दफा उनके फादर जो है आप लोगों के इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके, बहुत एक की पोस्ट पे रहे हैं। अब कहते हैं कि शायद मोदी जी या बीजेपी के लोग उनको एज ए एंटी इंडियन ले रहे हैं, हालांकि ऐसा था नहीं। क्या वजह ऐसी हुई कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो ये सारा कुछ कर रही हैं, या कुछ और वजूहत है इसके पीछे? आप इनके बयान देख लीजिए, जब ये पावर में होते हैं, जी जी, जब ये पावर में होते हैं, तो जब ये पावर में होते हैं फखर साहब, ये लोग भारत की तारीफ करते हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ करते हैं। ये फारूक अब्दुल्ला साहब का आप जाके यूट्यूब में चेक करिए, उन्होंने राम का भजन गाया है, प्रभु श्री राम का। उन्होंने प्रभु श्री राम की तारीफ में एक भजन गाया है, आप जाके चेक करिए ना यूट्यूब में, अपने जो आपके देख रहे हैं व्यूअर्स। और भारत में मैं मर जाऊंगा, और मेरे यहाँ पे मेरे जो बुजुर्ग हैं उनकी खाक इसी मिट्टी में मिली है, ये सब जो हिंदी फिल्मों के डायलॉग हैं सब मारे उन्होंने। जैसे ही ये लोग सत्ता से हटते हैं, पावर से हटते हैं, ये ऑपोजिशन में जाते हैं, या इनके हाथ में पावर नहीं रहता, तो फिर ये लोग पाकिस्तान से बात कर लो और वहां से बात कर लो, और ये जो टेररिज्म कर रहे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, भटके हुए हैं, जो पत्थरबाज हैं, जो संगबाज हैं, वो तो ये सब, ये देखे दोगले लोग हैं। बीजेपी को बात समझ में आ गई, बीजेपी ने पकड़ के इनको जेल में डाल दिया। ठीक है,
2-2, 3-3 चीफ मिनिस्टर एक साथ जेल में थे और साल 1.5 साल रहे। अब महबूबा मुफ्ती की पूरी सियासत ट्विटर पे रह गई है। बिल्कुल। पूरी की पूरी सियासत सिर्फ ट्विटर पे रह गई है महबूबा मुफ्ती, और कहीं महबूबा मुफ्ती नहीं, और महबूबा मुफ्ती दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी। शी इज गॉन। दिल्ली की मर्जी होगी तो अगले 10 साल तक वहां पे प्रेसिडेंट जरूर रहेगा, और रहेगा, गवर्नर रहेगा, हमें कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए बात यह है कि डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी कैनॉट बी एन एक्सक्यूज टू सैंक्शन एंटी इंडिया एक्टिविटीज। अब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, महबूबा मुफ्ती के अर्नब तो अपनी शो में कई बार बोल भी चुका है, महबूबा मुफ्ती पूरा का पूरा ताज जो बॉम्बे है, लैंड्स एंड जो गेटवे ऑफ इंडिया के पास ताज है, वो बड़ा महंगा तरीन होटल है साहब। मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता उस खास होटल में रहना। मतलब कि कभी कभी 2-2.5-3 लाख रुपए एक रात का खर्चा उसमें सिर्फ किराया है ना। तो वो तो वहां पे एक हफ्ते रहना और पूरे फ्लोर को ले लेना, एक कमरा नहीं, मैं पूरे फ्लोर की बात कर रहा हूँ उनके, और वहां पे इनकी आ रही हैं। और ये बेसिकली क्या है कि ये महबूबा मुफ्ती है, ये इंडिया की नवाज शरीफ है। ये हाँ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहे हैं हमारे, जो पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सुन रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। और ये जो फारूक अब्दुल्ला है, ये इंडिया का आसिफ अली जरदारी है। जैसे आसिफ अली जरदारी का काम करता ना, तिगड़वी दिमाग है इसका, बड़ा तिगड़वी दिमाग है ये। बट एक मैं बात आपको कहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला इज अ वेरी शार्प मैन। ओके। हाँ, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट। उनके जो भी व्यूज हों, और उमर अब्दुल्ला थोड़े से सबड्यूड हैं, आई थिंक थोड़े से मोर वेल बैलेंस्ड हैं एज कंपेयर्ड टू हिज फादर। वालिद साहब से अपने काफी ज्यादा वो मैच्योर भी हैं इस मामले में। और मेरा उमर अब्दुल्ला से कोई ज्यादा ऐसा कोई वो नहीं है। मैं कभी मिला ही नहीं इन लोगों से, आप तीनों से नहीं मिला कभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उमर अब्दुल्ला थोड़ा सा लगता है कि उसमें वो बात है थोड़ी सी समझदार आदमी है। हाँ देखिए, उनकी पॉलिटिक्स कुछ भी हो, मैं उनकी पॉलिटिक्स से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उमर अब्दुल्ला इनके बनस्पत बहुत ज्यादा समझदार और ठहरे हुए हैं, ये बात। लेकिन आपने आसिफ अली जरदारी में नवाज शरीफ का तो नाम लिया, लेकिन इमरान खान के पैरेलल जो बंदा है आप लोगों के पास, उसका नाम आपने नहीं लिया। नहीं सर, इमरान खान के पैरेलल कोई नहीं भूल गए ना अपने फेवरेट आदमी को। नहीं सर, फखर साहब, इमरान खान तो इमरान खान है साहब, वो इमरान खान के बराबर कौन हो सकता है। थोड़ी सी हैरानगी मुझे ये हो रही थी, इससे पहले UNGA हुआ, वहां पे भी बातें बहुत सारी हुई। हालांकि मैं कहता हूँ बिलावल हो या कोई भी हमारा फॉरेन मिनिस्टर हो, कश्मीर का मसला या तो ये कर सकते हो ना। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि या तो आप ले सकते थे तो फिर आप ले लेते, आज से 50 साल पहले ले लेते। जब आप ये नहीं कर सकते और उसके ऊपर अपनी एनर्जीज को जाया कर रहे हैं, वो जर्मनी में खड़े होके हो या अमेरिका में खड़े होके हो, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि वो चाहते क्या है। एक्चुअल सवाल ये है, वो जर्मनी में हो या टोरंटो में हो या वाशिंगटन में। जी, एक्चुअली फखर साहब ये चाहते कुछ नहीं है, इनको खुद नहीं पता है क्या चाहते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर के बारे में बात बोली, बिल्कुल एग्जैक्टली, और द न्यूज इंटरनेशनल ने बोला कि मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री। हाँ, तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि इसमें मेजर क्या है, क्योंकि देखिए बात यह है कि यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है, वो ना आप उसको झुठला सकते हैं ना मैं झुठला सकता हूँ। बेशक। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री तब होती जब जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ये बोलती कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तान के मौजू को सपोर्ट। उन्होंने बोला कि हाँ यूएन के हिसाब से होना चाहिए। अब इसमें डिप्लोमेटिक विक्ट्री क्या है, वो तो सभी लोग कहते हैं यूएन के हिसाब से होना चाहिए। असल में पहले कोई कुछ कहता नहीं था ना मेजर साहब, बिल्कुल ही 3-4 साल तो जिसे कहते हैं कि इथोपिया भी बयान नहीं देता था, इसलिए इसको विक्ट्री शायद कह रहे होंगे। हाँ, मेरा ख्याल। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि पाकिस्तान में एक सवाल मैं चाहता हूँ कि अगर आप टीवी शोज में जाएं और टीवी शोज में कभी आप एक सवाल जरूर पूछिएगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि चलिए आपने बहुत बड़ा काम करा कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर के ऊपर एक बयान दिया, कैसा भी दिया, एक बयान दिया जिसको मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री कहा जा रहा है। इसके एवज में आप जर्मनी को क्या देकर आए, जरा ये बताइए हमें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देकर आए। देखिए लेन देन का मामला होता है, साफ सीधी बात है, बिल्कुल दुनिया इसी तरह चलती है। हाँ, और पाकिस्तान ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान कोई टेलीविजन बना रहा है, कंप्यूटर बना रहा है जो जर्मनी को देकर आया, कोई सॉफ्टवेयर देकर आया। सिर्फ ये कहना कि हमें क्या मिला, वो ठीक है, 10 मिलियन यूरोज मिले फ्लड रिलीफ के लिए, हम वो सब आई अंडरस्टैंड ऑल दैट।
पर मेरा फ़खर साहब ये सवाल है, पाकिस्तानी आवाम, जो भी पाकिस्तानी भाई-बहन सुन रहे हों जी, आपका शो, बिल्कुल। उनसे सवाल है कि साहब ये बताइए कि बिलावल भुट्टो वहाँ पे देकर के आया? हुँ, और जब पाकिस्तान को 450 मिलियन का वो F-16 का वाला मामला जो हुआ था पाकिस्तान का, जिसमें जिसमें आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात है और भी स्पेयर जी, पार्ट्स की बिल्कुल। बात है, उसके एवज़ में पाकिस्तान ने कौन-सा वादा करा अमेरिका से कि अमेरिका ने ये दिया? अचानक अमेरिका, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का 3.5 साल फ़ोन उठाने को राज़ी नहीं है, बिल्कुल। जो फ़ोन उठाने को राज़ी नहीं है, जी। जिनकी बातचीत बंद है, जहां बहुत सरदर्द है, जहां पे कशीदगी ज्यादा है, चलो खान साहब की बिल्कुल। तरफ से, किसकी XYZ की तरफ से, अचानक वो कह देता है कि आप ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। हुँ, अच्छी बात है, जी। लेकिन हमें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि हम जिसको कहते हैं कि मेजर डिप्लोमैटिक विक्ट्री, कि हमने बहुत बड़ा सिफारती, हमारी जीत है, बहुत बड़ी फतेह है, तो उसमें फ़खर साहब आप ज़रूर पूछिएगा टीवी शोज़ में पाकिस्तान में कि आपने F-16 का जो आपको मिला, इसके एवज़ में आपने उनसे क्या वादा करा? एग्री। बिल्कुल। ये F-16 उड़ेंगे, और ये मैंने इंडिया में मेरी बात हुई थी 2-3 डिप्लोमेट से, जी। थिंक टैंक वालों से, मैंने बोला ये उड़ेंगे वेस्ट की ओर। मगरिब कहते हैं ना आप, जी, जी, बिल्कुल। ये मगरिब की ओर उड़ेंगे, एग्री। और इससे ये कबायली इलाकों में जाएँगे या अफ़गानिस्तान में जाएँगे, क्योंकि हुँ, अमेरिका ने, पाकिस्तान ने बोल दिया कि हम आपको ड्रोन के बेस नहीं देंगे। अमेरिका ने बोला मत दो यार, हमें नहीं चाहिए तुमसे। पर जो काम हमारे ड्रोन करते हैं वो तुम्हारे F-16 करते हैं। तो आपने बोला था हमारे F-16 तो खराब है, उड़ नहीं सकते आधे F-16 क्योंकि स्पेयर पार्ट्स नहीं कर रहे। ये लो, क्या दिक्कत है, अब काम पे लगो। ये होगा बिल्कुल। 3-4 महीने के अंदर, मैं बता